चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस की सीरीज़ में हमने अब तक आपको बहुत ही डिटेल में देसाई लियाकत पैक्ट तक सभी लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। हम 1945 में आन खड़े हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस के हमने अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को जो लॉर्ड लिंग लिथगो ने दिया था, उससे आगे बढ़ते हुए जितने भी 1945 तक के चरण थे हमने सभी संपन्न कर दिए हैं। अब इसके बाद वेवल प्लान ही आएगा। ये तो भारत में चलती हुई परिस्थितियां थी जो हमने समझी। हमने देखा कैसे वर्ल्ड वार 2 में 3 सितंबर 1939 को लॉर्ड लिंगलिथगो ने भारत की इच्छा के विरुद्ध जाकर के भारत को विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया। उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। कांग्रेस के इस ऑब्जेक्शन के अपोज में कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया गया अंग्रेजों की तरफ से। ऐसे में कांग्रेस ने अपनी मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया। 1939 12 दिसंबर को ये प्रक्रिया संपूर्ण हुई। उसके बाद कांग्रेस ने यह निर्धारित करना था कि अब हमें आगे कैसे बढ़ना है। ऐसे में मार्च 1940 में बिहार रामगढ़ का सेशन हुआ। उसमें यह कहा गया कि आगे सत्याग्रह लाया जाएगा यदि एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल गवर्नमेंट नहीं दी गई और आज़ादी का वादा नहीं किया गया वर्ल्ड वार 2 खत्म होने पर, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात नहीं मानी जो आज़ाद भारत के लिए एक संविधान तैयार करेगी। ऐसे में जब पूरे भारत भर में इंडिविजुअल सत्याग्रह की कॉल दी गई थी तो यह लगा अंग्रेज़ों को कि यह चीज़ नुकसानदायक हो सकती है। इसके फलस्वरूप 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त ऑफर आया। इसके ऊपर सहमति नहीं बनी। इंडिविजुअल सत्याग्रह की भारत में शुरुआत हुई। विश्व भर में एक्सिस पावर यानी कि जर्मनी और जापान तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था और ब्रिटिशर्स और फ्रांस को नुकसान होता चला जा रहा था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी बदली। भारत में भी अरेस्ट चले उन इंडिविजुअल सत्याग्रहियों के जो इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रहे थे। कांग्रेस भी मोल्ड हुई, ब्रिटिशर्स भी मोल्ड हुए और फाइनली भारत में मार्च से शुरू होकर के अप्रैल 1942 तक आपको देखने को मिलता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के प्रपोजल्स भी जब सफल नहीं हो पाते तो फिर उसके ऑपोजिशन में गांधी जी भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं। इसे अगस्त क्रांति के तौर पर भी जाना जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का आउटराइट रिप्रेशन हो जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक की परिस्थिति बनी रहती है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को ही ख़त्म करना जरूरी था। फिर से गांधी जी के प्रयासों के द्वारा पहले मार्च 1944 में राजगोपालाचारी एक फार्मूला देते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस होती है महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच सितंबर के मंथ में 1944 में। वह भी सफल नहीं हो पाता। फिर जनवरी 1945 में शुरुआत होती है सीक्रेट वे में लियाकत देसाई पैक्ट के बीच में, भूला भाई जीवनजी देसाई और लियाकत अली खान के बीच में। फाइनली यह भी सफल नहीं हो पाता। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस में अब वेवल प्लान आएगा। ये तो हो गई भारत की परिस्थिति। क्या फ्रीडम स्ट्रगल केवल भारत में थी? क्या अंग्रेजों के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार में इंडिया को इंडक्ट कर लेने की ऑपोजिशन केवल भारत में थी? क्या फ्रीडम स्ट्रगल के फ्रंट पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, कोई और पार्टीज़ नहीं थी? क्या फ्रीडम स्ट्रगल के कॉन्टेक्स्ट में राइट विंग, सेंट्रल विंग का लिबरलिज्म, राइट विंग का कंजर्वेटिव एस्पेक्ट ही था? क्या कांग्रेस का कोई सोशलिस्ट फैक्शन और उसमें भी एक वर्ग जो एक्सट्रीम लिमिट तक जाना चाहता है, जो आर्म्ड अपराइजिंग करना चाहता है, ऐसा कोई थॉट नहीं था? यकीनन ये सब थॉट एग्जिस्ट कर रहे थे। एक बहुत ही विजनरी पर्सन इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे जो इसी स्वतंत्रता संग्राम को भारत की भूमि से नहीं लेकिन विदेश भर में भारतीयों के बीच जरूर जागृत करेंगे, चलाएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक माहौल बनाएंगे और भारत में चेतना भी फूंकेंगे और अंग्रेजी सरकार के ऊपर एक दबाव भी बनाएंगे ताकि भारत को आज़ादी मिले। इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में हो रहे इन सभी कार्यक्रमों को आज हमें पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है ईस्ट एशिया में इंडिया की लड़ी गई इंडिपेंडेंस की लड़ाई। जहां भारत में भारत की स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था, वहीं पूर्वी एशिया में भी भारत की स्वतंत्रता का संग्राम किसी ने छेड़ा था। पश्चिम से पूर्व तक जिसने पूरी दुनिया एक कर डाली भारत की आज़ादी के लिए, आज उस आज़ाद हिंद फौज का जिक्र करना ज़रूरी है। आज सुभाष चंद्र बोस का जिक्र करना जरूरी है, जिन्हें 1943 जर्मनी में ही नेताजी कह करके पुकारा गया था। आज उन्हीं सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा जाएगा जिन्हें एक्सिस पावर के साथ मिलकर के अंग्रेजों से भारत आज़ाद कराने की वजह से ही कभी वेस्टर्न मीडिया ने कवरेज नहीं दिया। नेचुरल सी बात है, जो जापान के साथ हैं, जो जर्मनी के साथ आकर के भारत की आज़ादी चाहते हैं, जिनके लिए सर्वोपरि केवल भारत की स्वतंत्रता है, उन्हें बाद में वेस्टर्न मीडिया उतनी तरजीह नहीं देगा क्योंकि वो अलाइड पावर के समर्थन से चलता है।
इसी कारण से आप भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह भारत जो आज़ाद हुआ 1950 में, जिसे कई तरह के रिसोर्सेज, कई तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है, आधे से ज़्यादा कारखाने हमारे स्टील इंडस्ट्रीज़ रशिया की, ब्रिटेन की, इनकी मदद से लगे हैं, तो ऐसे में हम भी उस लेवल पर समर्थन नहीं कर पाए हैं। तो आप एक चीज़ को नोटिस करिए कि अक्सर आरोप लगाए जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को वो तरजीह नहीं दी गई आज़ाद भारत में, वह सम्मान नहीं दिया गया, वह रेपुटेशन और वह पोजीशन नहीं दी गई जो वो डिज़र्व करते थे। लेकिन सही मायने में एक बात मैं आपको बता दूं, इतिहास के सपूत कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें किसी की रेपुटेशन या तरजीह की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह स्वयं ही इतिहास के गर्भ से उभर करके आते हैं और यथार्थ के धरातल पर खुद को स्थापित कर देते हैं। यही हम आज आपको बताएंगे। तो वो सुभाष चंद्र बोस आज भी हम पढ़ेंगे, आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ती ही रहेंगी। कौन है सुभाष चंद्र बोस, क्या किया है इन्होंने, क्या योगदान है इनका, हर चीज़ को समझेंगे। शुरुआत करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ। ये कटक आज उड़ीसा में है, लेकिन उस समय में उड़ीसा और बिहार बंगाल के अंदर ही आया करता था। तो बंगाल प्रोविंस के अंदर इनका जन्म हुआ है, उड़ीसा के कटक में। ये एक अच्छे खासे रिच परिवार से बिलोंग करते थे, एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते थे। कलकत्ता से इनकी शिक्षा हुई। अंग्रेज़ों के द्वारा लगातार भारतीयों को कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज में एंट्री ना मिले, इसके लिए उम्र घटाई जा रही थी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। इसको चैलेंज लेते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उस घटी हुई उम्र में ही एग्ज़ाम क्लियर किया, लेकिन ब्रिटिश तंत्र का कभी समर्थन ना करने की सोच रखने वाले इस कद्दावर नेता ने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन नहीं किया। 1921 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। 1925 में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। 2 साल के लिए इन्हें मांडले जेल भेजा गया। 1927 में जब वापस आए, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। ये भी बड़ी बात है। ऐसा नहीं है कि ये जनता के बीच में कार्य नहीं करते रहे, जनता के बीच में इन्होंने कार्य किया। ये कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, CEO, और ये 1930 में कलकत्ता के उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी चुने गए हैं। इनके द्वारा एक अखबार चलाया गया जिसका नाम ही स्वराज था। स्वराज से नीचे इन्हें कोई बातचीत करनी आती ही नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अंडमान निकोबार आइलैंड जब इनके पास आएंगे तो आपको पता होना चाहिए, अंडमान का नाम बदल के इन्होंने शहीद कर दिया था और निकोबार का नाम बदल के स्वराज कर दिया था। आपको पता होगा अभी थोड़े समय पहले भारत के प्रधानमंत्री जब उन आइलैंड्स में गए तो उन्होंने सुभाष, स्वराज, शहीद, इस तरह के नाम उन आइलैंड्स को दोबारा से दिए हैं। तो ऐसे में ये इनके बारे में जानकारी जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। 1920 से 1942 तक भारत में स्वतंत्रता का ये जो संग्राम चला, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने किताब भी लिखी जिसका नाम था द इंडियन स्ट्रगल। इसे बाद में अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया था। ये सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं मैंने आपको कह करके बता दी। अब इनकी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। कांग्रेस में इनका कद बहुत ही कद्दावर था। 1926 का वो दौर था जब कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म की धारणा रखने वाले व्यक्तित्वों का विकास तेजी से हो रहा था। उनकी पैठ भी बढ़ती चली जा रही थी, यानी कि पेनिट्रेशन भी। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस सोशलिस्ट लीनिंग के विंग के तौर पर जाने जाते थे। सोशलिस्ट विंग, सोशलिस्ट आइडियाज़ कांग्रेस में लाने वाले पायनियर के तौर पर जाना जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उग्रदूत, मान लीजिए कि कांग्रेस के अंदर जिन्होंने समाजवाद शुरू किया उसके उग्रदूत यही हैं। ऐसे में अब 1930 के बाद का दौर सोशलिज्म, कम्युनिज्म, लेफ्ट मूवमेंट का दौर भारत का माना जाएगा। ऐसे में इनको 1938 के हरिपुर और 1939 के त्रिपुरी सेशन में प्रेसिडेंट चुने जाने की उपलब्धियां हासिल हुई हैं। ये कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, वो भी कंसेक्यूटिवली, कंटिन्यूसली 2 बार रहे। लेकिन 1939 के त्रिपुरी सेशन में जब ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इनके ऑपोजिशन में थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को ज़बरदस्त समर्थन गांधी जी का प्राप्त था। हमारे पीछे के लेक्चर में ये डिटेल में बताया गया जब हमने सोशलिस्ट कम्युनिस्टों के बारे में पढ़ा है। पट्टाभी सीतारमैया की हार, गांधी जी को ऐसा लगता था कि ये तो यकीनन ही अब कांग्रेस के अंदर राइट विंग की हार हो चुकी, मेरी ही हार हो चुकी है, कहानी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस की एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी हुआ करती थी, कांग्रेस उसी के आधार पर कार्य किया करती थी। सेंट्रल वर्किंग कमेटी बन नहीं पा रही थी क्योंकि सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट चुने गए थे उस समय कांग्रेस के। ऐसे में जो राइट विंग कंजर्वेटिव थे वो नहीं आ रहे थे इनके साथ, वो सोशलिस्ट लेफ्टों के साथ नहीं जाना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने देखा कि भाई कांग्रेस मुझसे ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर कार्य होना ज़्यादा जरूरी है, और यदि यहाँ पर आपकी मान्यताओं की स्वीकृति नहीं है तो आप आगे जाइए। 1939 में कलकत्ता चले गए, वहाँ पर कांग्रेस के एक विंग के तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इस फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, उसका विषय आज नहीं है। ऐसे में घटना हो जाती है सितंबर 3, 1939 लॉर्ड लिंगलेथगो के द्वारा भारत को वर्ल्ड वार 2 में डाल लिया गया। अब भारत में एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसमें नेहरू और गांधी, यह दोनों इस समय यह जानते हैं कि हमें किसी भी तरह से अंग्रेज़ों का समर्थन करना है, क्योंकि उनकी लड़ाई है जर्मनी से, इटली से।
फांसीवादी नाजीवादियों से, फांसीवादियों से, नाजिस्ट एंड फासिस्ट फोर्सेस से वो लड़ रहा है। ऐसे में यदि इस समय अंग्रेजों के वार एफर्ट में समर्थन नहीं किया गया तो नाजिस्ट और फासिस्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। हो सकता है प्रॉबेबली इंडिया में इन्वेजन हो जाए और वो ख़त्म कर दें, भारत को कंट्रोल कर ले। इसके लिए वो ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों के साथ उनकी बातचीत चले, डायलॉग चले, अंग्रेज उनकी बातों को समझे, समर्थन दे और फिर भारत वार एफर्ट में अंग्रेज़ों का समर्थन कर दे। ऐसे में इसे कॉम्प्रोमाइजरी डील के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने देखा। 1940 में मौलाना कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जहां बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हो रहा था, वहीं पर इसके ऑपोजिशन में रामगढ़ में ही सोशलिस्टों ने, किसान सभाइटों ने, लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, इन सभी ने मिलकर के अपने लेवल पर सुभाष चंद्र बोस की ही अध्यक्षता में एंटी कॉम्प्रोमाइज सेशन किया और उसके तहत ये किया गया था कि इमीडिएट मिलिटेंट स्ट्रगल हमें करना चाहिए, हमें अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकना चाहिए, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ उनके बीच नहीं होना चाहिए। लगातार सुभाष चंद्र बोस गांधी जी को इंसिस्ट करते रहे कि भाई आप मास स्ट्रगल करिए। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया भी था, उन लेक्चर में हमने ये देखा भी था, समझा भी था कि गांधी जी को यह परस्यूड किया जा रहा था कि आप एक मास सिविल डिसोबीडियंस कर दीजिए। गांधी जी ये कह रहे थे कि कांग्रेस के अंदर एक तो डिफरेंसेस हैं ओपिनियन के, और दूसरी बात सिविल डिसोबीडियंस इस समय जनता नहीं समझ पाती है, वायलेंस हो जाता है, वो मैं नहीं करना चाहता, अंग्रेज इसमें डिसरप्ट हो जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस उसी पक्ष के पक्षधर थे जो ये कह रहे थे कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आने वाले समय में खत्म हो जाएंगे, एक बार आप कॉल ले लीजिए सिविल डिसोबीडियंस का। गांधी जी ने वो नहीं किया, ये खुद चले गए कलकत्ता। इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जिस प्रोविंस में काम करूंगा मैं एटलीस्ट वहाँ पर तो एक मास मूवमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। 1940 में इन्होंने वो मास मूवमेंट क्रिएट करने की प्रयास कर दिए। उसके तहत हुआ ये कि वहाँ पर किसी ज़माने में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ करता था, उस बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था, उस बैटल ऑफ प्लासी के समय में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी। हमारे बैटल ऑफ प्लासी के लेक्चर्स में ये सब कुछ मेंशन, काफ़ी सारे लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। तो उस ब्लैक होल ट्रेजेडी से एक पर्सन बचा था, होलवेल। होलवेल के द्वारा अपने ही पैसों के द्वारा खर्चा करके बंगाल के अंदर ही कलकत्ता में एक होलवेल मेमोरियल बनाया गया था, जिसमें वो मेमोरियल यादगार थी उन लोगों की जो लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी में मारे गए। अब यहाँ पर उसके रिनोवेशन का काम होना था और सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि इस होलवेल नाम के इस मेमोरियल को, जो अंग्रेज़ों का यहाँ पर प्रमाण है, प्रतिबिंब है, और बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी तो मेन प्लासी थी जब अंग्रेज़ों को भारत की ज़मीन सरजमीन पर राजनीतिक पकड़ मिल गई पहली बार, तो उन्होंने कहा कि इसको उखाड़ फेंको। उसको उखाड़ फेंकने, उसे तोड़ने, उसे ख़त्म करने के समर्थन में उन्होंने अपने साथ हुजूम जोड़ लिया। कहाँ मूवमेंट करते। जब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूवमेंट को देखा तो अंग्रेज अलार्म्ड हो गए कि ये पर्सन, ये गांधी नहीं है, नेहरू नहीं, टिक के बैठने वाला नहीं, इसका तरीका कुछ और है। अभी होलवेल मेमोरियल को निशाना बना करके भीड़ जुटाई है, फिर इसे कब ये उपद्रवी कर दे कोई पता नहीं। इमीडिएटली उठा के जेल में डालिए, उठा करके जेल में डाल दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। जेल के अंदर इन्होंने उपवास शुरू कर दिया 7 दिन का। उन्होंने कहा, अंग्रेजों ने कहा ये और घातक है, अब यदि जेल के अंदर इन्हें कुछ हो गया तो जेल तोड़ दी जाएगी, इन्हें निकाल लिया जाएगा और फिर नुकसान होगा। बोला इन्हें घर भेजिए। उन्हें उनके घर भेजा गया, सुभाष भवन, एल्गिन रोड, और वहीं पे नज़रबंद कर दिया गया। आज जैसे लॉकआउट है, लोगों की दाढ़ी मूछें सब बढ़ रही हैं, इन्हें उपयोग करने का नहीं पता, लेकिन दूरगामी, दूरदर्शी आदमी हर चीज़ का उपयोग जानता है। नेताजी ने कहा कि अब मुझे नज़रबंद किया गया है, मैं हाउस अरेस्ट में हूँ, ठीक है, दाढ़ी बढ़ रही है, सब बढ़ रहा है, कहते कोई बात नहीं, बढ़ने दो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं, अपन को सब बढ़ने दिया। जब बढ़ गए तो पठान का भेष लेकर के जियाउद्दीन के नाम से कुत्ता हाथ में पकड़ा, उसी घर से निकल गए हैं, बाहर पुलिस खड़ी, किसी को पता नहीं। मार्च 1941 भारत से निकल लिए। सुभाष चंद्र बोस बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें पहले ही वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो वर्सैले की ट्रीटी हुई थी 1919, उन्हें पता लग गया था कि ये बहुत ह्यूमिलेटिंग है। जर्मनी अभी हारा हुआ है, किसी तरह से इस ट्रीटी को मान रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी राजनीति पर और जर्मनी में अगर कोई लीडर आया, जर्मनी बाउंस बैक करेगा। और वर्ल्ड वॉर 1 खत्म नहीं हुआ है, वर्ल्ड वॉर 1 का कॉन्सिक्वेंस दिखेगा, वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक टर्बुलेंस है और उस समय में ऐसी देश खड़े होंगे, ये वर्ल्ड वॉर 1 ही वापस से रिवाइव होगा, ऐसे देश खड़े होंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ होंगे, और ऐसे में वह मुल्क कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे जो अंग्रेजों के समर्थन में। तो किसी वक्त में भी मुझे उन मुल्कों का समर्थन तो लेना ही पड़ेगा जो अंग्रेजों के विरोधी मुल्क हैं। और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होते ही सुभाष चंद्र बोस ने जो पहले से ही अंदाजे लगा रखे थे हर चीज़ के एनालिसिस, वो सच होता दिख रहा था। इसलिए वो भारत से पहले ही निकल गए मार्च 1941 में, कि यहाँ से निकले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों की सहायता लेकर के, जो देश अंग्रेजों के विरोध में हैं, उनकी सहायता लेकर के भारत को आज़ाद करा देंगे। मार्च 1941 में जियाउद्दीन के नाम से पठान का भेष बना करके यहाँ से निकले, किसी तरह से सीधे पटना से होते हुए सीधे पेशावर,
पेशावर से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस होते हुए पहुंचे सीधा अफगानिस्तान, काबुल। अफगानिस्तान के काबुल में इटली का पासपोर्ट बनाया, इटालियन नागरिक का। इटालियन नागरिक का पासपोर्ट बनाया, भेस फिर बदला और इटालियन पासपोर्ट पर सीधे पहुंचे यूएसएसआर, रशिया, मॉस्को। वहां पहुंचने के बाद वहां रुके, यूएसएसआर की सहायता इन्हें लेनी थी। आपको पता होना चाहिए अभी यूएसएसआर शामिल नहीं था वर्ल्ड वॉर में किसी भी लेवल पर, तो उसकी सहायता इन्हें लेनी थी। अब जब उसको परसुएड कर रहे हैं, उसकी सहायता लेनी है, उसे मनाया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि भाई सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट आप हमें सपोर्ट करेंगे, ये सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में 22 जून 1941 की हरकत है कि जर्मनी ने अटैक यूएसएसआर पे भी कर दिया। अब जब जर्मनी का अटैक यूएसएसआर पर होगा तो सिचुएशन ही, डायनामिक्स ही बदल गए। यूएसएसआर आ गया है अलाइड पावर की तरफ से। अब जब वो अलाइड पावर की तरफ से आ गया तो वो अलाइड्स के अगेंस्ट तो लड़ेगा नहीं। तो इन्होंने देखा अब यहाँ पर पर्पस नहीं सॉल्व होगा। इटालियन पासपोर्ट था इनके पास। जब रशिया भी कूद गया इस युद्ध के अंदर ब्रिटेन की तरफ से, तो ये वहाँ से निकले इटली, क्योंकि इटालियन पासपोर्ट था। इटली जब निकले हैं तो इटली से फिर ये गए हैं जर्मनी। अब इन्हें जर्मनी में ही एक आस नज़र आ रही थी। जर्मनी पहुँचे हैं, वहाँ पर ये सभी लोगों से मिले हैं। वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट कमांडर हुआ करते थे हिटलर की सेना के, रॉबिन ट्रैप, उनसे इनकी बातचीत हुई, उन्हीं के वाया बातचीत होती थी। गोबल से ये मिले और हिटलर से भी मिले। मई 1942 में कहा जाता है कि इनकी हिटलर से मुलाकात हुई और वो मुलाकात कुछ खासी अच्छी नहीं रही, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कैरेक्टर पहचान जाते थे। उन्हें ये था कि संदेह है, ये वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं। ऐसे में जर्मनी में हुआ क्या है उसे समझना जरूरी है। देखिए, जर्मनी ब्रिटेन के साथ युद्ध लग रहा था, 1939 से युद्ध चल रहा है। नॉर्थ अफ्रीका, भारत, अरेबियन सी, नॉर्थ अफ्रीका में जर्मनी ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए जो भी भारतीय सैनिक, अब ब्रिटेन, इंडिया उसकी कॉलोनी है, इंडियन आर्मी को वो यूज़ करना चाहता है, इसलिए तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया को बिना इंडियन से पूछे हुए ही वर्ल्ड वार II में झोंक दिया। तो भारतीय सेना पूरे विश्व भर में ये लेकर के जाएंगे अपने हित के लिए। तो भारतीयों को, जो कि ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा बना करके उस समय में इस्तेमाल किया जाता था, नॉर्थ अफ्रीका में अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। जर्मनी ने उन्हें हरा दिया। जर्मनी ने उन्हें अरेस्ट करके एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, POW, जर्मनी ले जाए गए। जब सुभाष चंद्र बोस वहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं रॉबिन ट्रैप के माध्यम से उन्होंने कहला कि भाई मेरी 3 शर्तें, हिटलर से बात करो, मेरी 3 शर्तें हैं, 3 चीज़ें मान ले। उन्होंने बोला बताइए भाई। कहते पहली चीज़ ये है कि मैं आपके बर्लिन रेडियो का एंटी ब्रिटिश प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ से बर्लिन रेडियो से आपकी फ्रीक्वेंसी पे इंडिया रोज़ मैसेज भेजा करूँगा। कहते ओके श्योर, यूज़ करिए। कहते दूसरी बात, जो आपके प्रिजनर्स ऑफ वॉर, आपने इंडियंस जो प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पे लिए हैं, आप वो मुझे दे दीजिए, मैं सेना खड़ी करना चाहता हूँ। कहते ओके, ले लीजिए। तीसरी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं कि नेताजी फांसीवादियों से, नाजीवादियों से मिल गए थे और बाद में भारत में कब्जा नाजीवादियों का, फांसीवादियों का होने वाला था, फिर नेताजी का करते। उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। तीसरी चीज़ ये थी कि अभी के अभी एक्सिस पावर, यानी कि इटली, जर्मनी, जापान, इंडिया की इंडिपेंडेंस को अभी रिकॉग्नाइज करे कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन होगा। मतलब ना फिर कल को जापान, ना जर्मनी, ना इटली, ये नहीं होना चाहिए कि आपने जितवाया है या आपने ब्रिटेन को हराया तो वो आपका कब्जा है। डू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तीसरी शर्त नहीं मानी। कहते नहीं, तीसरी शर्त नहीं मानेंगे। नेताजी संदेह में चले गए। कहते तीसरी शर्त क्यों नहीं मानोगे? जो पहली 2 मान ली, मैं युद्ध में तुम्हारा अलाय बनूंगा, सब्सिडरी थोड़ी ना बनूंगा। अलाय बनेंगे, बराबर आएंगे। कैपिटलिज्म के खिलाफ तुम्हारी लड़ाई है ना, लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा। तो ये क्या मतलब तीसरी शर्त नहीं मानी। फिर कहानियाँ और भी हैं यार, वो मैगजीनों में जो छपती हैं वो मैं नहीं बता रहा हूँ। उन कहानियों में है कि जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी हिटलर ने, मैन काफ, उसमें लिखी हुई भारत विरोधी कुछ बातों से सुभाष चंद्र बोस को आपत्ति थी। ये सारी बातें हैं, वो ठीक है, अलग चीज़, उधर नहीं जाना अपन को। मेन 3 शर्तें रखी, 3 शर्तों में से तीसरी शर्त नहीं मानी, इस बात से नेताजी को आपत्ति थी। दूसरी सबसे बड़ी बात, यूएसएसआर के खिलाफ लड़ाई में ये जो 4500 नॉर्थ अफ्रीका से कैप्चर किए इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर को मिला करके वहाँ पर नेताजी ने बनाई थी फ्री इंडियन लीजियन। फ्री इंडियन लीजियन, लीजियन सेना को ही कहते हैं एक तरह से, ठीक है। ये जो फ्री इंडियन लीजियन नेताजी ने बनाई थी वहाँ पर, इसका इस्तेमाल, नेताजी की बनाई सेना का इस्तेमाल जर्मनी यूएसएसआर के खिलाफ करने लगा। नेताजी ने बोला यार दिस इज़ नॉट करेक्ट, आप हमारी सेना का इस्तेमाल अपने हितों के प्रयोग में कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट।
ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं आपको बता दूं, जर्मनी के बर्लिन में ही ये फ्री इंडियन लीजियन बनाने की वजह से ही इन्हीं सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कह के संबोधित किया। तो सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी का अलंकरण, नेताजी का नाम कहाँ मिला? जर्मनी के बर्लिन में। किनके द्वारा दिया गया? फ्री लीजियन के द्वारा। आई बात समझ में? नेताजी ने कहा यार अपना मामला यहाँ पर जमेगा नहीं, अपन को निकलना पड़ेगा। और अब वेस्ट से उम्मीद नहीं है अपन को, ईस्ट चलते हैं, उम्मीद ईस्ट में है, सारा मामला वहाँ बनेगा। 1943 मार्च निकल लेंगे वहाँ से। कहानी यहाँ रोक देते हैं निकलने की। नेताजी से जुड़ी हुई है कहानी आज़ाद हिंद फौज की, जो हिंदी वर्जन है किसका? इंडियन नेशनल आर्मी, INA, जहाँ नेताजी मार्च 1941 से ही भारत के कलकत्ता से अपने एल्गिन रोड वाले घर से निकल चुके थे। वहीं पर नेताजी ने वेस्ट धड़े में ये किया। ईस्ट में क्या हो रहा है ये समझे, ईस्ट को समझते हैं वहीं से। देखिए, जापान अंग्रेजों के विरोध में है, स्थापित है ये बात। अब जापान एक थ्योरी लेकर के चल रहा था, वो क्या था? एशिया फॉर द एशियाटिक्स, एशिया फॉर द एशियाटिक। और दूसरा उसने इसको नाम दिया था ईस्ट एशिया कैंपेन, ईस्ट एशिया वर्ल्ड। वो इस तरह के शब्द यूज़ कर रहा था। कहते ठीक है भाई, बड़े अच्छे शब्द हैं और सब कुछ हमें समझ में भी आ रहा है। हुआ क्या? तेज़ी से 1941 ऑनवर्ड्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि फिलीपींस, हांगकांग, मलय, ये वो सारी ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो अंग्रेज जीतते जा रहे हैं। मलय माने मलेशिया, कुछ फ्रेंच कॉलोनी भी थी जैसे इंडो चाइना, वियतनाम, इन्हें भी जीतते जा रहे हैं। कुछ डच कॉलोनी भी थी, तो डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, इन कॉलोनी को जीतते तो कैपिटलिज्म, कॉलोनीज़ ख़त्म होती जा रही हैं और जापान के कंट्रोल में आ रही है, अंग्रेज सत्ते में। इन कॉलोनीज़ में बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों को भेजा हुआ था एज अ सोल्जर, जो इंडियन उनकी आर्मी में रिक्रूटेड थे। लगभग 70,000 सैनिक वहाँ भेजे हुए थे युद्ध लड़ने के लिए जापान के विरोध। जहाँ जहाँ पर जापान जीतता था उन सेनाओं को अपने कब्जे में लेता था, तो वो हो गए प्रिजनर्स ऑफ वॉर। अब यहाँ पर कुछ घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर कंसेप्ट को देखें, क्या घटनाएं हो रही हैं। दिसंबर 1941 की कहानी। दिसंबर 1941 के अराउंड क्या हुआ? जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी वहाँ पर लड़ रही है साउथ ईस्ट एशिया में, उस आर्मी के कमांडर हैं, नाम है मोहन सिंह। मोहन सिंह द कमांडर। अब क्या होगा? जापान की जो आर्मी है उसके भी लीडर हैं, कमांडर हैं, दैट इज़ द फुजीवारा, मिस्टर फुजीवारा। अब मिस्टर फुजीवारा क्या करेंगे? मिस्टर फुजीवारा ये प्लान बना रहे हैं कि ये जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं, 1941 में ही क्योंकि विजय प्राप्त होनी शुरू हुई, तो 1941 में ये प्लान बनने शुरू हो गए कि ये जितने भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे कंट्रोल में आ रहे हैं, इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को मिला करके क्यों ना एक ऐसी सेना खड़ी कर दी जाए जिसे भारतीय कमांडर्स के ही अधीन रखा जाए, और वो सेना हमारे कंधे के साथ कंधा मिला करके लड़े अंग्रेज़ों को उखाड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स को उखाड़ने के लिए। ये आइडिया डेवलप हो रहा था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मेजर फुजीवारा के दिमाग में ये बात आई कि कैप्टन मोहन सिंह के साथ बातचीत करके उन्हें इसकी लीडरशिप देनी चाहिए। दिसंबर 1941 में ये सारी बातचीत कंक्लूड हो रही थी। ऐसे में समय आगे बढ़ा, जनवरी 1942 सिंगापुर फोर्ट जीत लिया गया अंग्रेज़ों का जापान के द्वारा। और मैंने आपको बताया कि मार्च 1942 तक तो आप रंगून भी आ चुके थे, ये भी हमने पढ़ा। तभी तो उधर से क्रिप्स मिशन की कहानी शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज़ डर गए थे अब। तो जनवरी 1942 में आपने सिंगापुर जीता, सिंगापुर कैसल भी कहते हैं इसको। 45,000 सैनिक मिले आपको एक साथ एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और अल्टीमेटली इसी दौरान जब वो 45,000 सैनिक मिले हैं, तो वहाँ की फेरर पार्क स्टेडियम में एक संबोधन रखा फुजीवारा ने। ये फुजीवारा नाम नहीं भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर फुजीवारा कहते हैं ना, जापानीज़ आर्मी के मेजर हैं ये, या जापानीज़ आर्मी कमांडर भी कह दीजिए इन्हें। तो मेजर फुजीवारा ने फेरर पार्क, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फेरर पार्क, सिंगापुर में संबोधन रखा। 45,000 सैनिक है वहाँ पर। तो एक पर्सन है कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लों, कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लों। बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है। कैप्टन गुरबख्श सिंह ढिल्लों उसमें कुछ कहते बताए गए हैं। क्या कहते बताए गए हैं मैं पढ़ करके बताना चाहता हूँ। वो ये कहते हैं, मेजर फुजीवारा ने जब फेरर पार्क में संबोधन किया ना,
रात का समय था, तो वो ये कहते गए, यू इंडियंस हैव बीन सरेंडर टू अस एज अ प्रिजनर्स, वी आर एशियंस एंड सो आर यू, हाउ कैन अ ब्रदर कीप अ ब्रदर प्रिजनर, आई हैंड यू ओवर टू कैप्टन मोहन सिंह, जनरल कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो 1941 दिसंबर में कैप्टन मोहन सिंह के साथ वो जो बातचीत हुई, उसके बाद ये जो जनवरी 1942 में सिंगापुर में 45,000 सैनिक भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर के तौर पे कंट्रोल में आए, फेरर पार्क में रात के समय चमकते आसमान में टिमटिमाते तारों के अधीन मेजर फुजीवारा ये कहते हैं कि ब्रदर ब्रदर को अरेस्ट कर सकता है, प्रिजनर बना सकता है, वी आर एशियंस। तो ये एशियन, एशिया फॉर एशियाटिक्स, ईस्ट एशिया वर्ल्ड, ईस्ट एशिया कैंपेन नाम से ये सॉलिडारिटी क्रिएट करनी चाहिए और इन्हें साथ जोड़ना चाहिए। ऐसे में समय आगे बढ़ा और ये कहा जाता है कि फरवरी 1942 को ही 17 फरवरी 1942 को पहला दल इंडियन आज़ाद हिंद फौज का या इंडियन नेशनल आर्मी का बनाया गया। 45,000 में से लगभग 40,000 ने आके ज्वाइन कर लिया, 40,000 ने आकर के ज्वाइन किया। इसके बाद अब इसकी ब्रिगेड्स बननी शुरू होंगी और ऐसा कहा जाता है कि सितंबर 1942 को पहली ब्रिगेड बनी है लगभग 16,300 सैनिकों से। आई बात समझ में? इस तरह से अलग अलग इसके प्रोसेसेस होंगे। पहला दिसंबर 1942 बातचीत मटीरियलाइज विद कैप्टन मोहन सिंह। समय आगे बढ़ा, जनवरी 1942 सिंगापुर फेरर पार्क इवेंट, फरवरी 1942 17 फरवरी के अराउंड 1942 40,000 people men joined the Indian National Army. September 1942 the first official brigade of the Indian National Army around the 16,000 men. ये है सारा फ्लो। बात समझ में आई? अब अल्टीमेटली होगा क्या? ये एक तरफ इवेंट चल रहे हैं, इवेंट और भी चल रहे हैं। वो कौन से चल रहे हैं इन्हें भी समझना जरूरी। मार्च 1942 में जापान के टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस होती है। किन की कॉन्फ्रेंस है ये? कब हो रही है? मार्च 1942 को जापान के टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस होती है। ये कॉन्फ्रेंस है कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस, कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? रास बिहारी बोस। आपको पता होना चाहिए कि 1905 से 1907-8 के अराउंड भारत में स्वदेशी मूवमेंट चली। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया और उसकी अपोजिशन करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट चली। और स्वदेशी मूवमेंट एक पॉइंट के बाद मिलिटेंट टेंडेंसी में कन्वर्ट हो गई। वही मिलिटेंट टेंडेंसी और आगे बढ़ी और इंडिविजुअल रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का फॉर्म ले गई। इसके तहत अंग्रेज़ों ने सख्त कदम उठाए और बहुत से लोग भारत से एग्जाइल कर दिए गए। ऐसे में एक पर्सन है रास बिहारी बोस। आपको पता होगा 1912-13 के अराउंड दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर आक्रमण कमिट किया जाना था। उसके तहत रास बिहारी बोस भारत से फ्यूजिटिव हो गए और 1915 से ही वो जापान में थे। तो रास बिहारी बोस वहाँ पर थे। स्वदेशी मूवमेंट के बाद, उसके बाद गदर मूवमेंट के दौरान बड़े स्तर पर बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरीज थे जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में बसे हुए उन इंपीरियलिस्ट पावर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सहायता लेकर के खदेड़ देना चाहते थे। वही काम अब आज आज़ाद हिंद फौज करेगी। तो उस टाइम के बहुत से रेवोल्यूशनरी एग्जाइल में थे, बाहर बसे हुए थे। इनमें से एक रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस इस कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियंस में शामिल हैं जो मार्च 1942 में टोक्यो में हो रही है, जापान में, क्योंकि 1915 से ही जापान में थे। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस ने यहाँ पर एक बॉडी स्थापित की है। बॉडी का नाम है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो यहाँ पर क्या स्थापना हुई है? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जापान के टोक्यो, मार्च 1942। इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की 1942 में ही अप्रैल, मई, उसके बाद जून, तो 2 महीने के बाद जून में इनकी मीटिंग हुई है थाईलैंड के बैंकॉक में। जून की इस बैंकॉक मीटिंग में रास बिहारी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया और थाईलैंड के बैंकॉक की इसी जून 1942 की इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की मीटिंग में, इस कॉन्फ्रेंस में ये निर्धारित हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को बुलाएं। और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में ये निर्धारित हुआ कि मेजर कमांडर मोहन सिंह ही
इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर हैं। तो अब 2 इवेंट जुड़ गए, इंडियन नेशनल आर्मी, कैप्टन मोहन सिंह के साथ बातचीत 1941 दिसंबर, 1942 जनवरी सिंगापुर, फेरर पार्क एक्टिविटी 1942 फरवरी, 40,000 सोल्जर्स रिक्रूटेड, देन फर्दर मार्च 1942 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जून 1942 बैंकॉक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, राज बिहारी बोस सेलेक्टेड और इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो ये हो गई कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एक सिविलियन बॉडी और इसका आर्म्ड विंग, इसका सेना वाला धड़ा हो गया इंडियन नेशनल आर्मी INA, और इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर होंगे मोहन सिंह, ये तय हुआ, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अध्यक्ष राज बिहारी बोस, ये तय हुआ। ये बातें सेटल हो गई। तो ये देखिए हमने ये विंग भी बता दिया आपको। अब होगा क्या, यहाँ पर चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है। इंडियन नेशनल आर्मी आगे बढ़ रही थी, तेज़ी से सैनिक उसके साथ जुड़ रहे थे, मोहन सिंह अच्छा कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कई लोग इस प्रक्रिया में शामिल थे, केवल मोहन सिंह की इस प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग मार्च की कॉन्फ्रेंस में टोक्यो से शुरुआत हुई, इसके अलावा प्रितपाल सिंह भी एक इंडियन इंडिपेंडेंस बॉडी बना करके आगे बढ़ रहे थे, और इसी को, इस इंडिपेंडेंस बॉडी को और उस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को जून के बैंकॉक में यूनाइटेड कर दिया गया था। इसे यूनाइटेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के तौर पर जाना जाता है। तो प्रितपाल सिंह, मोहन सिंह, राज बिहारी बोस, इनके नाम या जिक्र कभी सुने तो घबराए ना, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं।